हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज इसमें बेटा हम सेक्शन ए को देखेंगे ना। तो सेक्शन ए में 25 एमसीक्यू हैं, जिनमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने थे? केवल 20 अटैम्प्ट करने थे। बहुत इजी पैटर्न है, इजी क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आइए कैसे अटैम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन ए क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड द आयन Q forms CCP lattice and the ions P occupy all tetrahedral voids. The formula of the compound is। तो देखिए क्योंकि जो हमारे पास Q है वो कहाँ प्रेजेंट है? CCP स्ट्रक्चर में। आप जानते हो CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। एंड P कहाँ प्रेजेंट है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? याद करिए 2n। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी 2n यानी 2 इंटू 4 कितने आ गए हमारे पास? 8। तो Q हमारे पास 4 हो गया और P कितना हो गया? 8। एंड जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ से? QP2 या P2Q। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। देखिए सिंपल है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर आप रेज करोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, डिक्रीज इन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन? यू नो वेरी वेल आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ एट ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन। And for that type of solution, delta H mixing is equal to 0 and delta V mixing is equal to 0 also. सिंपल है। ट्रिक क्या है आइडियल सॉल्यूशन की कि एक जैसे सॉल्यूशन होंगे, जैसे मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। एथिल ब्रोमाइड एंड मैथिल ब्रोमाइड कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन एंड टॉली कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 2-bromo 2-methyl propane 2-bromo 2-methyl propane allowed to react with alcoholic QS solution। ध्यान दीजिए 2-bromo 2-methyl propane है ना। तो आपको क्या करना है? सेकंड पे आपको ब्रोमो लगा देना है और सेकंड पे आपको मिथाइल लगा देना है। ठीक है। 2-bromo 2-methyl propane, दिस इज द 2-bromo 2-methyl propane। एंड अगर हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो याद करिए रिएक्शन का नाम होगा बीटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो Br हमारा यहाँ से जाएगा और सिंपल सी बात है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन किससे जाएगा? नेक्स्ट कार्बन से। तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी प्रोडक्ट के फॉर्म में वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन बिलो। यानी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा हम इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ। तो याद करिए जब एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HI के साथ कराओगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ कौन सा आयन बनेगा? ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब इस ऑक्सोनियम आयन में से सिंपल सी बात है वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, है ना। ऑक्सोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा जिसके बाद हमें कार्बोकैटायन मिलेगा, है ना। इस टाइप का कार्बोकैटायन मिलेगा। ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सोनियम आयन एंड कार्बोकैटायन दोनों किस फॉर्म में मिल रहे हैं? इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा कि बोथ ऑक्सोनियम आयन एंड कार्बोकैटायन आर द इंटरमीडिएट। ओके। लेट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि भाई ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाई ब्रोमीन वाटर टू गिव्स
देखिए ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको पता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड मिलता है वो कौन सा होता है, सैकरिक एसिड। और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग ले लेते हम, जैसे कंसनट्रेट HNO3 ले लेते तो हमें क्या मिलता, ग्लूकोनिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जबकि एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो हमारे पास कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ, सैकरिक एसिड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखिए सिंपल है, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे एंड ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन पे। अब आपको पता है यहाँ NH3 में, PH3 में और H2O में एंड ऑल्सो NH4 में, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो आप नहीं बता सकते, तो फिर किसके अकॉर्डिंग बताएंगे भाई, कि VSEPR थ्योरी, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिंपल है कि हमारे पास अमोनियम जो आयन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि इन तीनों स्पीसीज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाता है। जबकि अमोनियम में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग कितना रहेगा, लगभग 109.5 डिग्री का, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा वो किस में होगा, अमोनियम आयन में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2। यानी +2 से ज़्यादा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हम ग्रुप में लेफ्ट अप टू डाउन जाते हैं और इसकी ट्रिक है O+C TPO। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, -2। इसका मतलब है कि जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, जबकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या होगा, घटेगा। अब वो पूछ रहा है कि भाई +4, तो ऑक्सीजन से हम +4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करा सकते, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, -2। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड सिंपल है कि आर्गन हमारे पास कैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नेक्स्ट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कैसे मॉलिक्यूल्स के मोलर मास के आइडेंटिफिकेशन में काम में आती है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनके मोलर मास हाई होते हैं, लार्ज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज किरेल इन नेचर। किरेल, यू नो वेरी वेल, किरेल इट मीन्स ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम अटैच विद द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल से जुड़ी हो, ग्रुप से जुड़ी हो, जैसे बेटा ये हमारे पास इथाइल, मिथाइल, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज अ किरेल इन नेचर। नाउ नेक्स्ट, द रिएक्शन दे रखी है आपको, फिनॉल की रिएक्शन करा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड देन हाइड्रोलिसिस एंड टू फॉर्म सैलिसैल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रीमर टीमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोलिक एल्डिहाइड, है ना, फिनोलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रस प्रोटीन। सिंपल है, क्रेटीन फाइब्रस प्रोटीन होती है। ओके, नेक्स्ट, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। आपको पता है जब हम लेफ्ट टू अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप में, तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब क्योंकि इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, अब साइज इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो उस बॉन्ड को सरलता से ब्रेक किया जा सकता है, और जिस बॉन्ड को जितनी सरलता से ब्रेक किया जा सकता है वो उतनी ही जल्दी H+ आयन दे देगा, और जो कंपाउंड जितनी जल्दी H+ आयन दे देगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि HI सबसे ज़्यादा एसिड
उसके बाद HBr और उसके बाद HCl और सबसे कम कौन सा होगा एसिडिक HF। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखिए नॉट करेक्ट पूछा है। अब डिहाइड्रिंग एजेंट यस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स ऑफ एसिड यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि H2SO4 का डिसोसिएशन कैसे होता है कि पहले H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में, फिर ये HSO4 नेगेटिव आयन फिर से ब्रेक होगा किस में, H+ आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन में। तो एक हमारे पास कैसे होंगे, हाइड्रोजन सल्फेट वाले सॉल्ट्स बनेंगे और एक हमारे पास कौन से बनेंगे, सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे। तो इट फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो पूछा उसने रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट नंबर 3। क्यों? क्योंकि सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, जबकि किसकी ज़्यादा होती है, फर्स्ट की ज़्यादा होती है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट आइए, प्योर वाटर बॉइल्स एट इतनी केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट इतनी केल्विन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो ध्यान दीजिए, इस वर्ड को पकड़िए, बॉइल्स एट इतनी केल्विन, डिस्टिलिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल कॉज। डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं और देखो याद रखो उसने पहले ही बोल दिया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा होता है कि जिसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है। तो आप उसे सिंपली आइडेंटिफाई यानी सेपरेट नहीं कर सकते बाय द डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों का कंपोजिशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, डी, कि बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द मिक्सचर बीइंग डिस्टिल्ड। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ओके इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, द मोलर मास ऑफ एक्स इज। याद करिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, π1 = π2 आइसोटोनिक के लिए, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि N1 ऊपर V1, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और बाई मास के दिया गया तो N1 = क्या हो जाएगा, N2। अब हम N1 कैसे निकालते हैं, W/M से, तो 5/180 = क्या हो जाएगा, 1/, क्योंकि 1% M, तो सिंपल हमारे पास M = कितना हो जाएगा, 180/5, है ना। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 36 आएगा, राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। एन SN1 रिएक्शन ऑफ एनेंशियोमेरिकली प्योर केरल एल्किल हैलाइड इज गिव्स ए प्रोडक्ट। देखिए SN1 रिएक्शन है और SN1 रिएक्शन में आप जानते हो कि रेसिमाइजेशन होता है रिएक्शन में, यानी वहाँ D एंड R यानी R एंड S दोनों कन्फिग्रेशन मिलते हैं, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेसिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आइए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, डाइबोरेन के साथ। ओके, याद करो आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है, डिहाइड्रोजिनेशन बाय डाइबोरेन। ओके, तो डाइबोरेन के द्वारा रिडक्शन होगा इसका, और हमारे पास सबसे पहले जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन से मिलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन का अगर हम स्प्लिटिंग कराएंगे किसके द्वारा, H2O2 के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनली एल्कोहल। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगी थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। PH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2S6 से जो यूनिट आएगी वो कौन सी होगी, HBH2, और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हो गए, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा PHCH2 CH2 एंड BH2। इसी प्रकार दो प्रोडक्ट और रिएक्ट करेंगे और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ मिलेगा वो क्या होगा, ट्राई एल्किल बोरेन ये। और इसका अगर हम H2O2 के द्वारा स्प्लिटिंग करा दें, रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ क्या आके जुड़ जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्कोहल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोपायरेनेज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनेज। याद करिए बेटा, दोनों अल्फा डी ग्लूकोपायरेनेज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनेज एनोमर्स कहलाते हैं।
एनोमर्स आर द कंपाउंड्स विच हैविंग डिफरेंट कन्फिगरेशन ओनली एट C1। C1 यानी कार्बन फर्स्ट पे डिफरेंट कन्फिगरेशन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? एनोमर्स। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। अल्फ़ा में राइट में होगा तो OH नीचे जाएगा कुछ इस तरह से, एंड दिस इज़ OH एंड H, दिस इज H एंड OH, एंड दिस इज OH एंड H, एंड दिस इज CH2OH। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनेज। और अगर आपको इसका बीटा बनाना है तो सिंपल क्या करना होगा, ये फर्स्ट कार्बन पे जो OH है इसको अपोजिट कर दो, ऊपर ले लो, और H को नीचे ले लो। तो इन्हें हम नाम देते हैं एनोमर्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। फ्लोरीन डज नॉट एक्सिबिट वैल्यूएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू। तो सिंपल है कि फ्लोरीन में हमारे पास, अब देखो रीजन्स ये भी हो सकता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जो मोस्ट अप्रिशिएट रीजन है उसका है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स स्ट्रक्चर, कि भाई फ्लोरीन में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसके कारण उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होती। मोस्टली कौन सी होती है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन केवल एक ऑक्सो एसिड होता है जिसमें उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +1, है ना। तो केवल फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट जो मोस्ट अप्रिशिएट रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो क्या है कि ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ H2, ये कंपाउंड दे रखा है, याद करिए बिल्कुल NCERT से कट पेस्ट किया गया है कि हमें जब जीनोन कंपाउंड पता नहीं था तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड कौन सा मिला था? ये। बाद में फिर हमें पता चला कि ये ऑक्सोनियम आयन नहीं होता, यानी ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं होता, ये किसका होता है? जीनोन का कंपाउंड होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट आइए कि क्लोरोबेंजीन react with Cl2 in the presence of FeCl3 giving ortho and para chloro compound. The reaction is, देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे FeCl3। अब यहाँ से जो कंपाउंड मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? ऑर्थो एक पे Cl ऑर्थो पे जाके लग रहा है और एक में पैरा पे जाके लग रहा है। तो अब वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि सिंपल है कि FeCl3 यहाँ से Cl अपटेक करेगा और क्या मिल जाएगा हमें? FeCl4 नेगेटिव एंड FeCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ठीक है, अब ये Cl जो पॉजिटिव है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो इसे हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आइए कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल पता है आपको कि एल्कोहल H+ आयन देकर क्या बना रहा है? एल्कोक्साइड आयन बना रहा है, जबकि फिनॉल H+ आयन रिलीज करके क्या बना रहा है? फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है जिसके कारण ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, और यही रीज़न है कि फ़िनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ किससे? अल्कोहल से ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में कोई भी रेजोनेंस जैसी चीज़ नहीं होती। और हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट about amorphous solid? तो you know very well amorphous solids are isotropic, not anisotropic. Amorphous solid are isotropic. Isotropic means they have physical properties in all directions same, है ना। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, डेंसिटी हुई, तो आइसोटोपिक होते हैं। जबकि वो यहाँ क्या लिख रहा है? एन आइसोटोपिक। एन आइसोटोपिक कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो इसी तरह कंटिन्यू रहे, तो बेटा इस चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।